नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में मैंने प्लवन की प्रक्रिया के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्लवन से तात्पर्य क्या है, प्लवन के गुण क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं और साथ साथ प्लवनकर्ता में कौन कौन से गुण होना चाहिए। प्लवन की प्रक्रिया बताई थी, संक्षेपण की प्रक्रिया बताई थी, संक्षेपण की विशेषताएं बताई थी और संक्षेपण कर्ता के गुण बताए थे। तो आपने अगर पहला प्रश्न याद कर लिया तो सिर्फ प्लवन की जगह आपको सिर्फ संक्षेपण लिखना है। अगर हम बात करें कि प्लवन से क्या तात्पर्य है, तो प्लवन से मैंने पहले बताया था कि यह एक संक्षेपण के विपरीत है। संक्षेपण में जहाँ विषय वस्तु को संक्षिप्त किया जाता है, वहीं प्लवन में विषय वस्तु को पल्लवित किया जाता है, अर्थात उसको बढ़ाया जाता है, जबकि संक्षेपण में उसको कम किया जाता है। प्लवन में कोई वाक्य होता है, कोई मुहावरा हो सकता है, लोकोक्ति हो सकती है, या कोई सूत्र वाक्य हो सकता है, या कोई सूक्ति हो सकती है, और उस सूक्ति को आपको विस्तार देना होता है, तो इसे ही हम प्लवन कहते हैं। संक्षेपण में मैंने यही बताया था, इसमें आपको संक्षिप्त करना होता है। तो जहाँ तक एक अच्छे संक्षेपण के मैंने गुण बताए थे, वहीं आज मैं आपको एक अच्छे प्लवन के गुण बता रहा हूँ, और यही गुण प्लवनकर्ता में भी होनी चाहिए। तो ये बात आपको साथ साथ नोट रखनी है कि जो मैं बता रहा हूँ वो प्लवनकर्ता के गुण भी हैं, एक अच्छे प्लवन की विशेषताएं भी हैं, और अच्छे प्लवन के लिए क्या ज़रूरी होता है वो भी इसमें शामिल है। अब प्लवन के जो गुण हैं और जो इसकी विशेषताएं हैं उसको हम बिंदुवार इस प्रकार से उल्लेखित कर सकते हैं। संक्षेपण के गुणों को भी हमने उल्लेखित किया था, ठीक इसी प्रकार की विशेषताओं को, और जो इसकी विशेषताएं हैं वही प्लवनकर्ता की विशेषताएं हैं। सबसे पहले सरलता है। सरलता क्या मतलब होता है कि आप जिस चीज़ का प्लवन करना चाहते हो, जिस विषय का, जिस सूक्ति मुहावरे का, उसकी जो भाषा है वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए। उसमें मुहावरों का, अलंकारों का या सूत्रात्मक वाक्यों का, लोकोक्तियों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि एक अच्छे प्लवनकर्ता के गुण क्या होने चाहिए, तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। कौन से गुण होने चाहिए? जैसे इसमें पहला है सरलता। अब प्लवनकर्ता में भी सरलता का गुण होना चाहिए, और सरलता का गुण उसमें कब आएगा? जब उसको भाषा की गंभीर जानकारी होगी, भाषा की संरचनात्मक, व्याकरणात्मक और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में उसे पता होगा। तो ये तो हो गई इसके गुण। अगले पॉइंट पे मैं जा रहा हूँ, तो अगला हो गया स्पष्टता। तो प्लवनकर्ता में भी ये गुण होना चाहिए, उसके जो उसके द्वारा किए गए है प्लवन है उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। और स्पष्टता कब आएगी? जब उसे विषय पर एकाधिकार होगा। तो प्लवन में भी क्या है, आप जिस विषय का प्लवन कर रहे हैं उसमें स्पष्टता गुण होना चाहिए। और स्पष्टता तब आएगी जब आप प्लवन करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि उस प्लवन में अपनी तरफ से अपने व्यक्तित्व की या किसी दूसरे व्यक्तित्व की या किसी दूसरे आलोचक की किसी भी बात को उठा करके उसमें नहीं रखना है। आपको भाव के अनुरूप एक तटस्थ होकर के आपको लिखते जाना है, और तभी उसमें स्पष्टता आएगी। और प्लवनकर्ता में भी ये गुण तभी आएगा जब उसको भाषा की, उसकी संरचना की, उसके व्याकरण की जानकारी होगी। अब नंबर 3 पे इसमें क्या है? इसमें है पूर्णता। ये जो मैंने पिछले 2
बिंदु बताए हैं वो संक्षेपण के भी बिंदु थे, पलवन के भी बिंदु थे। तो ये तीसरा बिंदु है पलवन का पूर्णता। पूर्णता का मतलब है आप जिस विषय वस्तु का, सुक्ति का, मुहावरे का पलवन कर रहे हो, उस मुहावरे में जो भाव है वो भाव आपके पलवन में झलकना चाहिए या उस भाव आपके पलवन में स्पष्ट होना चाहिए। ये उसके अंदर पूर्णता होती है। और पूर्णता के लिए आपको ये नहीं कि आप उस चीज़ को लिखते जाओ, रबड़ की तरह उसको बढ़ाते जाओ, तो उसमें आपको शब्दों का भी ध्यान रखना है कि एक निश्चित आकार में आपका पलवन हो, न तो ज़्यादा विस्तृत हो और न ही ज़्यादा वो कम हो। अगर ये पूर्णता कब आएगी, अब बात करूँ मैं पलवनकर्ता के गुणों की, तो पलवनकर्ता में पूर्णता तभी आएगी जब उसको अपने विषय का, अपनी भाषा का, जिस भाषा में वो पलवन कर रहा है उसकी गंभीर जानकारी होगी। अगला है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता क्या होती है? यानी कि उसका छोटापन। अब संक्षिप्तता तभी आएगी जब आप तटस्थ होकर के पलवन करोगे, किसी दूसरे के विचारों को उसके अंदर समाहित नहीं करोगे और अपने विचारों को भी पलवन करते हुए उसमें समाहित आपको नहीं करना है। और संक्षिप्तता का मूल मंत्र, अगर हम दूसरी तरफ से पलवनकर्ता के गुणों की बात करें तो उसमें तभी आएगी संक्षिप्तता जब पलवनकर्ता को जिस भाषा में वो पलवन कर रहा है उस भाषा पर उसका अधिकार हो, तभी उसमें मौलिकता आएगी। मौलिकता के साथ साथ संक्षिप्तता आएगी। तो ये हो गया संक्षिप्तता। अब अगला है आलोचना निषेध। अब सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आलोचना होती क्या है। आलोचना क्या होती है? किसी भी विषय पर तर्क वितर्क करना, उसके पक्ष में उसके गुण दोषों को बताना, ये आलोचना होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि पलवन करता है उसमें आलोचना का गुण नहीं होना चाहिए, उसकी आलोचनात्मक प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और एक सफल पलवन में भी स्पष्ट रूप से ये समाहित होना चाहिए कि उसको पढ़ते हुए ये न लगे कि उसमें किसी चीज़ की आलोचना की जा रही है या उसके गुण दोषों का विवेचन किया जा रहा है। तो निषेध का मतलब है इस चीज़ से दूर रहना है। इस चीज़ से दूर रहने कैसे रहेंगे? हमें अपने व्यक्तित्व को एक तरफ छोड़ना है और किसी भी आलोचक के या किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के विचारों को भी एक तरफ छोड़ना है और बिल्कुल जो शुक्ति है, जो भाव है, उसके अनुसार ही आपको उसका पलवन करते चलना है। अब अगर बात करें पलवनकर्ता के गुणों की, तो पलवनकर्ता के व्यक्तित्व में ये गुण होना चाहिए, यानी कि उसे तटस्थ रहना चाहिए, उसे आलोचना नहीं करनी चाहिए। अगला है शुद्धता। शुद्धता का मतलब जिस तरह संक्षेपण में शुद्धता ज़रूरी होती है, उसी प्रकार पलवन में भी शुद्धता ज़रूरी होती है। और शुद्धता कब आएगी? आप जिस विषय का या भाव का या सुक्ति का पलवन कर रहे हो, उस भाव या सुक्ति के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो और जिस भाषा में कर रहे हो उस भाषा की बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना, यानी कि उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसका जो इतिहास है, उससे आपको परिचित होना चाहिए। अगर आपका परिचय नहीं है भाषा से, उसके व्याकरण से, उसके शब्द से, उसकी पारिभाषिक शब्दावली से, तो आप जो पलवन करोगे उसमें शुद्धता का समावेश नहीं होगा। शुद्धता के लिए आपको क्या रखना है? व्याकरण, विराम चिन्ह, शब्दों पे ध्यान, पदों पे ध्यान, संज्ञा सर्वनाम, इन सब का आपको बिल्कुल व्याकरणिक दृष्टि से प्रयोग करना है, तभी आपके पलवन में शुद्धता आएगी। अगर हम बात करें पलवनकर्ता के गुणों की, तो शुद्धता भी पलवनकर्ता का एक गुण होता है।
एक स्पष्ट, सरल और मौलिक पलवन में शुद्धता होनी अनिवार्य है। और पलवनकर्ता में शुद्धता का समावेश कैसे होगा? वही 4 बातें हैं: व्याकरण, शब्द, इसकी पृष्ठभूमि, यानी कि जिस भाषा में पलवन कर रहा है। तो ये आपका टॉपिक पूरा हो चुका है। मैंने 3 टॉपिक पलवन के करवा दिए हैं, 3 टॉपिक संक्षेपण के करवा दिए हैं। आपको प्रश्न करने हैं 2, और इन जो मैंने टॉपिक करवाए हैं इन दोनों टॉपिकों में से 2 प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाएंगे। धन्यवाद। अगला जो व्याख्या का भाग होगा वो हिंदी साहित्य के इतिहास से होगा, इसके बारे में आगे बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।